स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे लेंज लॉ या लेंज का नियम, और इसे अपन एक प्रकार का ऊर्जा संरक्षण भी सिद्ध करेंगे। देख, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चा लोगों, आज तक अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बारे में अपन ने अभी तक लेक्चर में डिस्कस किया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन ने ऑरस्टेड का नियम, ऑरस्टेड की थ्योरी, और उससे रिलेटेड फिर फेराडे की थ्योरी और फेराडे का पहला और दूसरा नियम, ये अपन ने डिस्कस किए। तो कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि फेराडे का जो दूसरा नियम है उसी का ही एक्सटेंडेड या उसी का ही थोड़ा सा संवर्धित या उसी का ही एक अच्छा वर्जन है, वह लेंज का नियम है। तो सबसे पहले देखिए लेंज का नियम था क्या। लेंज का नियम ये था ना कि जब किसी भी कॉइल को या कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये पहला उसका नियम था। और दूसरा ये था कि उस कॉइल में या कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह उस कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती तथा विपरीत होता है। तो इससे अपन को ये तो पता चलता है कि किसी भी कॉइल या कुंडली में जब उसे मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फ्लक्स का परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स परिवर्तन के दर के कारण से विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है या इंड्यूस्ड होता है। लेकिन अपन को ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका परिमाण के बारे में पता है। तो लेंज का नियम है वह उस फेराडे के दूसरे नियम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है या संवर्धित रूप है। तो उसमें परिमाण के साथ साथ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी दिशा भी पता चलती है। तो उसमें क्या है, जो लेंज है उसने करंट की दिशा व मान दोनों के बारे में बता दिया, या ईएमएफ की दिशा व मान दोनों के बारे में बता दिया। अर्थात किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वे उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण से उनकी उत्पत्ति हुई है। यह है लेंज का नियम। अब आप देखिए कि किसी भी कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल है या जो प्रेरित धारा है वो उत्पन्न क्यों होती है? वह उत्पन्न होती है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण से। तो कारण क्या है? कारण है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यह कारण है। इस कारण से किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वह उत्पन्न होती है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है, यह विरोध कर रही है किसका? फ्लक्स में परिवर्तन की दर का। अर्थात जिस कारण से उत्पन्न हुई है उन्हीं कारणों का वो विरोध करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसी है कि पहले अपने पास में जो एनर्जी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में थी, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी कॉइल के अंदर प्रवाहित होती हैं और उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अब क्या है कि चुंबकीय ऊर्जा है वह ईएमएफ के रूप में उत्पन्न हो गई है, तो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो एनर्जी को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, सीधा सीधा मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा है वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। तो लेंज का नियम है वह विद्युत वाहक बल और इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा के परिमाण और दिशा के साथ साथ यह भी बताता है कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। अब इसके बारे में अपन व्याख्या करते हैं। व्याख्या ये है कि लेंज का नियम है वह फेराडे का दूसरे नियम से प्रेरित है, उस पर आधारित है। और फेराडे का दूसरा नियम क्या है? ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस साइन है, यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर किसी भी कॉइल में, ये कॉइल है और इस कॉइल को अपन ने गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसमें से प्रवाहित हो रही हैं, तो इसके कारण से क्या है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है? वह इसमें फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। अर्थात फ्लक्स परिवर्तन वो नहीं चाहता। फ्लक्स परिवर्तन नहीं चाहता तो इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का रूपांतरण वह नहीं चाह रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर आपने इसके पास में कोई भी मैग्नेट ला के रख दिया एन या एस जो एज है उसको, किनारे को, पोल को कॉइल की तरफ, तो कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है फ्लक्स में परिवर्तन होना, अर्थात चेंज रेट इन फ्लक्स।
सीधा सीधा मतलब है कि कुंडली और मैग्नेट के बीच के अंदर गति होनी चाहिए, और वह गति भी यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म अर्थात सापेक्षिक गति होनी चाहिए, जो कि अपने फैराडे के नियम में पढ़ा था। वापस इसी को लेंज के नियम में रिपीट करते हैं कि कॉइल है, उस कॉइल का एन सिरा है वह कॉइल की तरफ है, अगर उसे पास लेके आते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है वह क्या होगी, वह होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इसको अपन एन के द्वारा शो कर सकते हैं, या एन का एक एरो ऊपर की और एक नीचे के, अर्थात इसमें जो करंट है वह हो गई है नॉर्थ और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ में यह एन अगर इस मैग्नेट को विपरीत दिशा में लेके जाते हैं तो यह हो गई है करंट क्लॉकवाइज अर्थात एस शेप में। तो आप याद रखने का तरीका यह है कि एन सिरा पास लेके आते हैं तो एन शेप में धारा बहती है, और एन सिरा दूर लेके जाते हैं तो एस शेप में धारा बहती है। एस सिरे को पास लेके आते हैं तो एस शेप में धारा बहती है, और एस सिरे को दूर लेके जाते हैं तो एन शेप में धारा बहती है। तो याद करने का एक आसान सा तरीका है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो लेंज का नियम है वह किसी भी कॉइल के लिए फैराडे के दूसरे नियम का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। ओके, अब इसी पर बेस्ड अपन एक डेरिवेशन करते हैं, और वो डेरिवेशन क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में किया गया कार्य है वह जीरो होता है, क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी एक आयताकार लूप, आयताकार लूप का मतलब क्या है, आयताकार लूप है, लूप का मतलब एक तार का टुकड़ा है जिसको अपने एक आयताकार शेप में बना दिया ऐसे, ये एक आयताकार शेप एक लूप है, ठीक है। अब इस लूप को, यह इसकी एक्सेस है, सेंटर एक्सेस है, इस लूप को इस प्रकार से अपन घुमाते हैं। यह लूप है अपनी सेंट्रल एक्सेस या केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमता है, और घूमता किस में है, वह उस यूनिफॉर्म या एक समान मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। घूमने की जो दर है वह ओमेगा है। अब सीधी सी बात है कि जब यह लूप उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो कभी तो यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब यह है कि उस लूप का जो क्षेत्र है उसकी दिशा कुछ समय के लिए होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत लंबवत दिशा में होगी। अर्थात एक चक्र में वह 2 बार लंबवत और 2 बार चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल रहेगा। तो 2 बार वह कम और 2 बार वह अधिकतम मिनिमम और मैक्सिमम मान विद्युत वाहक बल का देगा। चूँकि जब यह घूमता है, यह लूप घूमता है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में लूप घूम रहा है, तो लूप घूमेगा तो एक बार के लिए तो इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रवाहित होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रवाहित होंगी, तो इसका मतलब ये होगा इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ये घूमना चालू करेगा तो ये परिवर्तन मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसमें बह रहा था उसमें परिवर्तित होना चालू हो गया समय के सापेक्ष, क्योंकि इसके क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब क्षेत्र की डायरेक्शन की चेंज हो रही है तो समय के सापेक्ष में फ्लक्स लाइनें कम बहेंगी, लेकिन जैसे ही यह कुछ समय के बाद में लंबवत दिशा में आ गया, सपोज यह एकदम से इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, जैसे मैं कहूँ कि ये आप देखिए ये पावर बैंक है, तो ये मैग्नेटिक ये ऐसे था, अगर चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार मेरी उंगली की तरह हैं तो इसमें से आर पार हो रही है ना, लेकिन अब ये घूमना चालू होगा ऐसा करके, और घूमेगा 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 घूमेगा, अब ये 90 डिग्री पर, तो इसके क्षेत्र की दिशा किसी है, इसकी क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रभावित नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाएँ प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यहाँ से इधर घूमने में क्या हुआ है कि फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम हो गया है, तो इस पोजीशन में आने में अधिकतम विभव होगा। जब इस पोजीशन पर रहेगा तो वापस इस पोजीशन में आएगा ना, तो दोबारा से इसके अंदर फ्लक्स है वह परिवर्तित होगा, फिर ऐसे आएगा दोबारा से परिवर्तित होगा, फिर ऐसे आएगा दोबारा परिवर्तित होगा। तो एक चक्कर पूरा करने में क्या होगा, 2 बार यह विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रहेगा और 2 बार उसके समानांतर रहेगा, प्रति समानांतर रहेगा। तो इसके कारण से इसमें क्या है कि फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉज्ड टू ए इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ दिस लूप। कि ये जो लूप है ये किसी भी मेटेलिक मटेरियल का बना हुआ था, इसका कोई रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें विद्युत वाहक बल होगा, तो विद्युत वाहक बल के कारण से इसमें रेजिस्टेंस है इसका खुद का तार का, तो रेजिस्टेंस के कारण से V/R, तो धारा, तो इसमें एक प्रेरित धारा इस लूप में से बहेगी। लेकिन देखिए यह जो लूप है या यह आयताकार कुंडली है, यह आयताकार कुंडली
एक तार की बनी हुई है, एक सिंपल से तार की बनी हुई है, एक प्लेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तार की बनी हुई कुंडली है। तो इस कॉइल या कुंडली में से जो विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा या फ्लक्स वो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं। तो समय के सापेक्ष परिवर्तित का मतलब अगर एक पूरा चक्र बताएं 360 डिग्री का, तो इसमें 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री, और फिर वापस 360 डिग्री को 0 डिग्री बोलते हैं, तो वापस वही चक्कर चलता रहता है। अर्थात एक पूरे चक्र में या एक टाइम पीरियड में वह 2 बार मैक्सिमम और 2 बार न्यूनतम होता है, फ्लक्स हो या ईएमएफ हो, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन हो चाहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो विभव है वह क्या हो गया, वह पीरियोडिक हो गया, वह आवृत्ति हो गया, या फिर इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वह प्रत्यावर्ती ईएमएफ हो गया, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता हो गई, अर्थात इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गई है, वो एसी वोल्टेज हो गई है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गई है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वह अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करती है। तो ये टॉपिक अपना है बच्चा लोगों कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये अपना डेरिवेशन का टॉपिक है कि एक कोई भी आयताकार कॉइल है, वह आयताकार कॉइल, अब आयताकार कॉइल है वह वर्गाकार भी हो सकती है, वह एकदम से पतली मतलब बारीक आयताकार भी हो सकती है, या वह आप चाहो तो नॉर्मली ट्रायंगल और जो अपना सर्कुलर या ऑब्लेट फॉर्म में लेंगे तो वह इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, लेकिन वो भी हो सकता है, कॉइल किसी भी शेप में हो सकती है, उसका क्षेत्र होगा, जाहिर सी बात है। तो वह घूर्णन कर रही है, उसके घूर्णन के कारण से फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उसी की अपन स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने 2 डायमेंशन के रूप में ले लिया। तो 2 डायमेंशन के रूप में लेने का मतलब यह है कि देखिए एक बार यह कॉइल इस शेप में है, इसको देखते हैं सामने से, तो ये इस शेप में होने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल की दिशा है वह क्या है, क्षेत्रफल की दिशा वह उस चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में है, अर्थात उसके समांतर, अर्थात उस कॉइल का क्षेत्रफल और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, नॉट गोइंग टू बी जीरो, दैट इज जीरो। अब कुछ टाइम के बाद में यह परिवर्तित हो गई है, 90 डिग्री पर आ गई है, तो इसकी दिशा है वह परिवर्तित हो गई है। परिवर्तित होने के कारण से ये देखिए बी एक्सिस पर आ गई है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब अपन 0 और 90 डिग्री न लेके एक ऐसा एंगल लेते हैं जिसकी लिमिट अपन चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यह रोटेट कर रही है ना कॉइल, तो रोटेट करने के कारण से इसको अपन ने बोल दिया सी डैश एक्सिस, और वह ए डैश एरिया बना रही है, और ए डैश एरिया है वह थीटा एंगल के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। अब अपन बात करेंगे कि यह जो कॉइल है, यह जो लूप बनाया गया है, रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया है, दैट इज़ नॉट ए सिंगल लूप, दैट इज एन टर्न लूप, मतलब इस लूप के अंदर एन चक्र बने हुए हैं कि एन टाइम्स तार को मोड़ के ये लूप बनाया गया है। तो एक चक्कर में फ्लक्स परिवर्तन होता है उतना एन चक्कर में एन गुना हो जाएगा। तो देखिए ए एक्सेस पैरेलल टू बी है, बी एक्सेस है वो परपेंडिकुलर टू बी है, और सी डैश ए डैश बी डैश हो गया, सी डैश एक्सेस है वह बी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा कोण बनाती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है वह जब वो कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण से चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से गुजरती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उस रोटेटिंग कॉइल में या घूर्णन करने वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब वो कैसे होता है उसका डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए चूंकि समय के सापेक्ष जब जो समय पास हो रहा है वैसे वैसे वह घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, तो किसी टाइम t के ऊपर उस कॉइल के द्वारा बनाया गया कोण थीटा कितना होगा। अब थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन या कोण। तो अपन को पता है कि वेग कितना होता है, दूरी बटे समय, तो कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय, तो कोणीय विस्थापन थीटा, समय t, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, जैसे अक्ष बराबर वी टी। जैसे अपन अगर लीनियर मोशन की बात करें तो अक्ष बराबर वी टी होता है ना, तो ऐसे थीटा बराबर ओमेगा टी। तो किसी समय टी पर बनाया गया कोण थीटा है वह हो गया है ओमेगा इंटू टी। तो जो सी डैश एक्सेस है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो सी डैश एक्स के टाइम में जो लूप है उसका जो क्षेत्र अल्पांश है, क्षेत्रफल है, उसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा कोण बनाती है। तो उस वक्त जब टी समय है तब उस लूप में से गुजरने वाला
चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो उसको मैंने बोल दिया फाई डैश, एम इसलिए लगाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई एम डैश दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी डॉट डी ए बोलते हैं। डी ए का मतलब छोटा सा अल्पांश, यहाँ पर अपन पूरा क्षेत्र ले रहे हैं तो इसमें मैंने ए बोल दिया, तो बी डॉट ए अर्थात मैग्नेटिक फील्ड और मैं जो एरिया अल्पांश है, जो एरिया इन्फिनिटेसिमल है, उनके बीच का एंगल है दैट इज गोइंग टू बी थीटा। ये इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो दैट इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। तो किसी भी एक चक्कर वाली कुंडली में जिसमें एक ही घेरा हो, उसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, बी ए कोस ओमेगा टी। ओके, अगर उसी कुंडली में अपन ने एन घेरे माने हैं तो वो फ्लक्स है वो एन गुना हो जाएगा, तो कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर एन फाई डैश, अर्थात एक चक्कर के फ्लक्स का एन गुना, तो एन बी ए कोस ओमेगा टी, ये हो गया। ओके, ये अपना मिल गया फ्लक्स। अब अपन को लगाना है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध कुंडली के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, फैराडे का दूसरा नियम भी है साथ में, विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती और विपरीत होता है तथा उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि फैराडे का दूसरा नियम या लेंज का नियम, तो E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो इस कॉइल के अंदर एन चक्र वाली कॉइल के अंदर ओमेगा घूर्णन गति के कारण किसी समय टी पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर डी फाई को अपन डी फाई एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार बोल रहा हूँ कि फाई एम का मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको अपन ने डी फाई अपॉन डी टी यहाँ पर एम लगा दिया। ओके, अब फाई का टी के सापेक्ष नेगेटिव साइन के लिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉन्स्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल दीजिए, तो होगा डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी क्या करेंगे तो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया है इंड्यूस्ड ई एम एफ ड्यू टू ए एन टर्न रोटेटिंग rectangular coil in a uniform magnetic field that is capital B at time t। किसी भी समय t पर a क्षेत्र वाली आयताकार कुंडली t समय पर घूर्णन कर रही है, तब उसके कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यह हो जाएगा। अब देखिए कि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है 1, और कब होता है जब कोण का मान 90 डिग्री हो, π/2, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू π/2। तो π/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए जब फ्लक्स का मान π/2 में होता है, अर्थात जब फ्लक्स का मान उसे मिनिमम हो चुका होता है, अर्थात अधिकतम से मिनिमम फ्लक्स हो जाए, तो परिवर्तन अधिकतम हो गया ना। पहले फ्लक्स 0 डिग्री के ऊपर अधिकतम बह रहा था, और जब 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स न्यूनतम बह रहा है, तो मतलब अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आए तो फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है। तो जब फ्लक्स जहाँ पर 0 बहेगा उस टाइम में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, तो परिवर्तन ज़्यादा होने के कारण से उसमें अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। और साथ में जो विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3 से देखिए वो समानुपाती होता है E समानुपाती साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल है वो साइन ओमेगा टी, अर्थात समय के ऊपर साइन रूप से निर्भर करता है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से समय के साथ साइन परिवर्तित होता है ना, साइन या कोस, तो यहाँ पर साइन के रूप में परिवर्तित होता है। तो साइन कैसे परिवर्तित होता है, साइन ऐसे परिवर्तित होता है, आप देखिए डायग्राम, ये इसमें ऐसे, ये टी है, तो ये अपना ई हो गया। तो अर्थात ई है वह समय के सापेक्ष आवर्ती या पीरियोडिक रूप से या अल्टरनेटिंग रूप से परिवर्तित हो रहा है, अर्थात किसी भी रेक्टेंगुलर लूप जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेटिंग पोजीशन में है, उसके कारण से उत्पन्न ईएमएफ है वह अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो देखिए इस इक्वेशन को तो अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी है। तो विद्युत वाहक बल है वह प्रोपोर्शनल टू एन, घेरों की संख्या जितनी ज़्यादा विद्युत वाहक उतना ज़्यादा, E प्रोपोर्शनल टू बी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा उतना ईएमएफ ज़्यादा, E प्रोपोर्शनल टू ए, अर्थात विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा, उस कोयल का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ईएमएफ। और ओमेगा मतलब, ओमेगा का मतलब क्या होगा कि यह घूर्णन जितना ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करेगा ईएमएफ उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन उतना ज़्यादा जल्दी होगा। और ई है वह साइन ओमेगा पर निर्भर करता है, अर्थात विद्युत वाहक बल है वह साइन के रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात वह अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो आप जब इसको डायग्राम को देखेंगे
तो ई का डायग्राम इस प्रकार से आता है, 90 डिग्री पर अधिकतम, फिर 180 पर न्यूनतम, फिर 2 डिग्री पर अधिकतम लेकिन माइनस साइन या विपरीत दिशा में, फिर 360 पर जीरो, एक चक्कर पूरा होगा, फिर वापस देखें यहाँ पर दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर तीसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यह अल्टरनेटिंग रूप से निर्भर करता है। तो कोई भी जो आयताकार कुंडली है, आयताकार, तो उसका रोटेशन ओमेगा और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, तो उसके कारण से उत्पन्न विद्युत बल है वह प्रत्यावर्ती या साइन के रूप में परिवर्तित होता रहता है, अर्थात यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न करती है। ओके, थैंक यू।